दोस्तों नमस्कार। मैं संजय मगोर मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ मौजूद हूं एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो भारत में हमेशा चलता रहता है। बात कर रहा हूं मैं आपसे चुनाव की। देश के अंदर गाए बगाए कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव चलता रहता है। अगर आप पिछला ही लें तो लगभग एक साल से यानी कि फरवरी 2024 में देश में ऐलान हुआ था लोकसभा चुनाव का। 4 जून 2024 को सरकार बन गई थी, रिजल्ट आ गया था और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन गई थी तीसरी बार। उसके बाद देखें तो फिर महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, झारखंड में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, दिल्ली में चुनाव हुआ। आजकल हरियाणा के अंदर निकाय संस्थाओं के चुनाव चल रहे हैं, कई उपचुनाव हुए और अगर आगे कहें तो फिर तैयारी है चुनावों की। और इस चुनाव में देखें तो भारतीय जनता पार्टी खासकर अगर मैं ये कह दूं कि हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहा करती है, हमेशा चुनाव मोड में हुआ करता है भारतीय जनता पार्टी का। और आपसे जिक्र इसलिए क्योंकि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी अभी एक और इलेक्शन मोड में भी है। वो इलेक्शन है भारतीय जनता पार्टी का संगठन का चुनाव। मैं आपसे कई बार कई वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया है, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, देश का सबसे बड़ा संगठन और अगर मैं कहूं तो विश्व के अंदर टॉप 3 के अंदर जो राजनीतिक दल हैं उनमें से एक भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने संगठन के चुनाव में भी है। लगभग 18 प्रदेशों के अंदर संगठन का चुनाव पूरा हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की अब तैयारी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन होना है क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आजकल जेपी नड्डा साहब, जेपी नड्डा जी का जो कार्यकाल है वो असल में तो 2023 में पूरा हो गया, फिर उनको एक्सटेंशन दिया गया 2024 का। लोकसभा चुनाव थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी हो गए, कई राज्यों के चुनाव भी हो गए और अब आप मान लें कि तैयारी है राष्ट्रीय अध्यक्ष की। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी का कौन सा चेहरा विराजमान होगा, इस पर तमाम कयास और तमाम चर्चाएं हैं। तमाम लोगों के आकलन है कि कौन नेता बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, किसका नंबर लग सकता है। अगर हवाओं में कहें, चर्चाओं में कहें तो एक से बढ़कर एक नाम है। कभी धर्मेंद्र प्रधान का नाम आता है, कभी भूपेंद्र यादव जी का नाम आता है, कभी शिवराज सिंह चौहान का नाम आता है, कभी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का नाम आता है, कभी साउथ की चर्चा होती है तो कभी नॉर्थ की। कभी बात ये आती है कि साउथ से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा या नॉर्थ से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो अगला टर्म है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चयन हुआ करता है वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को 2 टर्म मिल सकती हैं और जो एक चुनाव हुआ करता है वो 3 साल का चुनाव होता है। और इस चुनाव के लिए जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगले 3 साल के अंदर बहुत ही निर्णायक चुनाव होने हैं। अगले 3 साल के अंदर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव होना है, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी कि लगभग 12-13 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे। और वो विधानसभा चुनाव नींव रखेंगे 2029 की लोकसभा की। जो मैं आपको बता रहा था कि कभी चर्चा होती है नॉर्थ से बनेगा, कभी चर्चा होती है साउथ से बनेगा। अगर मैं आपको बताऊं कि दक्षिण राज्यों से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं कहीं यहां आकर थम जाती हैं, क्योंकि आने वाले समय के अंदर उत्तर भारत के राज्यों में कई चुनाव हैं और उत्तर भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा जनाधार है, अगर ये कह दें कि उत्तर भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ढंग से कोई विकल्प भी नहीं है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसीलिए सबसे बड़ी बात आ जाती है कि जो अगले चुनाव होने हैं राज्यों के विधानसभा के, उसको देखते हुए बीजेपी शायद कोई रिस्क नहीं लेगी साउथ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का। मैं आपको यहां यह भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, 12वें अध्यक्ष का चुनाव होना है। 11वें अध्यक्ष चल रहे हैं जेपी नड्डा साहब, 5वां, 6ठा और 7वां ये 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष 2001 से लेकर के और 2004 तक ये 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष साउथ इंडिया के ही रहे थे, दक्षिण भारत के। सबसे पहले तो बने थे बंगारू लक्ष्मण, दलित नेता थे, दक्षिण राज्य से आते थे, लेकिन बंगारू लक्ष्मण का जो कार्यकाल था वो बहुत सीमित और बहुत छोटा रहा।
बंगारू लक्ष्मण एक डिफेंस डील के अंदर तहलका मैगजीन का आपने भी नाम सुना होगा, जो राजनीतिक घटनाओं में रुचि रखते हैं, तो बंगारू लक्ष्मण उसके अंदर एक स्टिंग ऑपरेशन में फंस गए थे। आरोप लगा था उन पर 1 लाख रुपए रिश्वत का, और उसके चलते उनको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। बंगारू लक्ष्मण के बाद उनके स्थान पर बने थे जनरल कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने दक्षिण भारत से आने वाले। उनका भी जो कार्यकाल था वो लगभग 1.25 साल का रहा। थोड़ा अस्वस्थ था, और उसके साथ साथ केंद्र सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री बनने के बाद उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा हुआ। बीजेपी के तीसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दक्षिण से आते थे, साउथ के नेता, और वो 7वें राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू साहब बाद में देश के उपराष्ट्रपति भी रहे। तो ये 3 नेता थे जो साउथ से आते थे, लेकिन तीनों ही नेताओं के कार्यकाल के दौरान जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे तो इस दौरान भारतीय जनता पार्टी का कोई करिश्मा नहीं हो पाया। प्रदर्शन भी काफी लचर से और लचर तक जाता चला गया। अगर आज की बीजेपी देखें और 2004 से पहले की बीजेपी देखें तो जमीन आसमान का फर्क आपको दिखाई पड़ सकता है। अब मैं आपसे बात करूं कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, तो जिन नामों पर जो अब चर्चाएं हैं उनमें एक नाम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का है, दूसरा नाम शिवराज सिंह चौहान का है, धर्मेंद्र प्रधान का है, सुनील बंसल का नाम भी लिया जाता है, भूपेंद्र यादव का नाम भी लोग लेते हैं। लेकिन साथ में आपको एक बात और जोड़ दें कि नाम कितने ही चलें, भारतीय जनता पार्टी के अंदर खासकर हुआ ये करता है कि तमाम कयास, तमाम अनुमान, तमाम संभावनाएं कई बार दरकिनार होती हैं और नए चेहरे आते हैं। लेकिन क्योंकि ये चयन संगठन का है और संगठन के अंदर जो महत्वपूर्ण रहेगा वो ये आएगा कि संगठन और संघ, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों की पसंद का नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो चल रही है कैलकुलेशन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनाया जाना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चयन होना है, उसके अंदर सबसे प्रभावशाली नाम के रूप में सामने है मनोहर लाल खट्टर। सबसे प्रभावशाली रूप में, जिन्हें अगर ये कह दें कि संगठन से लेकर के, संघ से चल करके और सरकार तक, संघ से उनकी शुरुआत हुई थी। युवावस्था के अंदर अपने परिवार को छोड़ करके मनोहर लाल राष्ट्र प्रथम के सोच के साथ में आरएसएस के अंदर शामिल हुए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर बतौर एक स्वयंसेवक के रूप में शुरुआत करने वाले मनोहर लाल लगभग 3 साल बाद बन गए थे पूर्णकालिक प्रचारक। अविवाहित रहने के संकल्प के साथ संघ की सेवा, यानी कि संघ के अंदर सेवा, समर्पण और त्याग, इस भावना के साथ में जुड़ने वाले मनोहर लाल जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए, यानी कि संघ से संगठन की राजनीति में आए, तो संगठन की राजनीति में आकर के भी उन्होंने ये संदेश दे दिया, या उनकी कार्यशैली से ये संदेश अग्रेषित होता गया कि तमाम त्याग और समर्पण की भावना से ही आगे बढ़ा जा सकता है। मनोहर लाल खट्टर जब संगठन में आए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए, तो बतौर हरियाणा के संगठन मंत्री उनकी जो कार्यशैली थी, जो उनकी कार्यकुशलता थी, जिन लोगों ने वो दौर देखा चौधरी बंसी लाल के समय का, और उस समय की मनोहर लाल खट्टर का हरियाणा के प्रति सोच और हरियाणा के प्रति उनकी जिस प्रकार की कल्पना थी वो सामने आनी शुरू हो गई। और मनोहर लाल, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि बात के धनी और इरादे के पक्के, चौधरी बंसी लाल की सरकार का हरियाणा से विदा होना, आप मान कर चलें मजबूत कड़ी थे उसके अंदर मनोहर लाल। उसके बाद में जब सरकार में शुरू हुआ तो बतौर हरियाणा के मुख्यमंत्री, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपने बूते, क्योंकि हरियाणा मोदी के बहुत नज़दीक है, हरियाणा मोदी के दिल के नज़दीक समझ सकते हैं आप, क्योंकि हरियाणा के प्रभारी रहे हैं नरेंद्र मोदी। जब हरियाणा का पहली बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और जब उस समय तलाश की गई एक चेहरे की कि आखिर कौन हो, और बड़ी पुरानी कहावत है कि जौहरी हीरे को कहीं भी तलाश लेता है, नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के लिए जिम्मेदारी लगाई, ड्यूटी लगाई मनोहर लाल खट्टर की। बतौर हरियाणा का मुख्यमंत्री उनको नियुक्त करके, या उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री चयनित करके जब भेजा गया तो तमाम किंतु परंतु थे।
तमाम मीडिया के अंदर, विपक्षी दलों के अंदर तमाम नेगेटिविटी मनोहर लाल जी के प्रति जो फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन उस सब के बावजूद 2014 से और 2019 का मनोहर लाल पार्ट 1 की सरकार का जो कार्यकाल था वो आज तक पूरे देश के अंदर नजीर के रूप में माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद से लेकर के और सड़क तक, यानी कि कहीं भी हो, चाहे वो भाजपा की संगठन की बैठकें हों और चाहे संसद के सत्र हों, हरियाणा की बिना पर्ची बिना खर्ची वाली योजना का तमाम स्थानों पर जिक्र करते हैं। 2019 से 2024 मनोहर पार्ट 2 की सरकार, उस सरकार के अंदर भी अगर आप कहें कि 2019 से 24 की सरकार भी तमाम प्रकार के अनूठे उदाहरण पेश करने के लिए जानी जा सकती है। और जो मैं आपको बता रहा था कि संघ, संगठन और सरकार, और इसके बाद आ जाता है त्याग और समर्पण। वो दिन जब मनोहर लाल खट्टर जी को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से रिप्लेस किया गया, उनके स्थान पर नायब सिंह सैनी को लाया जाना था, तो मनोहर लाल एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए तुरंत बिना किसी किंतु परंतु के अपना रिजाइन दिया। आपको ध्यान होगा उस समय मीडिया पर तमाम प्रकार की गॉसिप चली थी, तमाम प्रकार की चर्चाएं हुई थी, लेकिन संभवतः नरेंद्र मोदी ने, यानी कि देश के प्रधानमंत्री ने सोच रखा था कि मनोहर लाल की अगली ड्यूटी कहाँ होनी है। हरियाणा से चल करके उनको सेंटर की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में लाया गया। आज केंद्र सरकार में मंत्री होते हुए मनोहर लाल जी के मैं कई भाषण सुन रहा था जिसके अंदर वो तमाम बातें आ जाती हैं, चाहे वो राजनीति के अंदर खासकर हुआ करता है कि सत्ता का विकेंद्रीयकरण, आम आदमी तक सत्ता की पहुंच, आम आदमी की सत्ता तक पकड़, लोगों को राजाओं के, यानी कि राजा का मतलब आप मुख्यमंत्री मंत्री मान लें, लोगों को राजा के दरवाजे तक ना जाना पड़े, ये सोच मनोहर लाल खट्टर की थी। लोगों को मुख्यमंत्री और मंत्रियों के दरवाजे तक ना जाना पड़े, कभी नौकरी के लिए, कभी ट्रांसफर के लिए, कभी प्रमोशन के लिए, कभी अपने किसी काम के लिए। अगर जन सामान्य के काम थे तो उनके लिए सीएम विंडो शुरू हुई, और अगर नौकरी की बात थी तो बिना पर्ची और बिना खर्ची की नौकरी का मैं आपको बता रहा था उदाहरण पूरे देश के अंदर दिया जाता है आज। अगर ट्रांसफर पॉलिसीज की बात करें तो हरियाणा की ट्रांसफर पॉलिसी को पूरे देश की सरकारों ने स्वीकारा है, माना है कि ऐसी ट्रांसफर पॉलिसीज खासकर शिक्षकों की, खासकर जो महिला स्टाफ हुआ करता है उनकी, और अगर आगे चल करके देखें तो फिर किसी भी प्रकार की प्रमोशन की, हरियाणा के हथीन में पिछले दिनों मनोहर लाल थे, मैं उनको सुन रहा था जब वो बता रहे थे कि एक मुख्यमंत्री के पास पावर हुआ करती थी कि किसी को आईएएस बना दें, लेकिन प्रमोशन के अंदर भी किसी भी प्रकार का भाई भतीजावाद, किसी प्रकार का क्षेत्रवाद ना हो, इसके लिए टेस्ट यानी कि परीक्षा की शुरुआत हुई। आप मान सकते हैं कि ये तमाम जो बातें होती है नज़ीर बना करती हैं, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए एक बड़ी, कहा जाता है, पुरानी कहावत रहा करती है कि जब जोहरी कसता है कसौटी पर तो सब कुछ देखता है, जब जांचा परखा और खरा होता है, कुंदन की तरह चमकता है, तो फिर उस सोने की कीमत बहुत अलग हुआ करती है। इसी श्रेणी में देखें तो मनोहर लाल चाहे संघ से लेकर के संगठन और सरकार, तमाम कसौटियों पर जांचे परखे और खरे निकले। अगर आगे की बात करें, तमाम नेता और भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, क्योंकि हम केवल बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है तो उसी की बात कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर ये कह दें कि कुशल और कुशाग्र नेताओं की एक खान है, एक से बढ़कर एक है, और जब जौहरी को तलाशना हो हीरो के ढेर में से कि इसके अंदर कोहिनूर कौन सा है, तो फिर चयन किया जाता कि आखिर किस पर नजर जाए। जो मैं आपको बता रहा था कि मनोहर लाल की जो पॉलिसीज थी, जो नीति, खासकर बिना खर्ची बिना पर्ची, यानी कि नौकरियों के अंदर पूरी पारदर्शिता, ना कोई क्षेत्रवाद, ना कोई भाई भतीजावाद, केवल योग्यतावाद। और दूसरा जो तबादला पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी, ये इस प्रकार की पॉलिसियां रही। और सबसे महत्वपूर्ण, चाहे वो बजट पर चर्चा करनी हो, चाहे विकास की बात करनी हो, और उसके अंदर जो मैंने कहा था सत्ता का विकेंद्रीयकरण, आम आदमी तक सत्ता का पहुंच जाना, आम आदमी के दरवाजे तक सत्ता की पहुंच होना, आम आदमी का ये लगना कि उसकी भी सत्ता में पहुंच है। और फिर जब सभी के सहयोग से, सभी की सलाह से चला करता है तो फिर वो वसुधैव कुटुंबकम वाली स्थिति आ जाती है। इस सब को देखते हुए मनोहर लाल उस श्रेणी में खरे उतरते हैं। इस सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि
संघ प्लस संगठन प्लस सरकार, इन तीनों अनुभवों को देखते हुए और फिर भविष्य की जो राजनीति है, आने वाले दिनों में जो होना है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में चुनाव है, बिहार जैसे राज्य के अंदर चुनाव है, पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेश में चुनाव है, एक तरफ पंजाब है तो दूसरी तरफ पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं। उन सबको देखते हुए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में आप मान करके चले कि संघ और संगठन यानी कि मोदी और संघ के जो बड़े नेता होंगे, बड़े विचारक, उनकी कसौटी पर जो नेता खरा उतरेगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चयनित होगा। आपको क्या लगता है? हमने जो बताया, मैं जो आपको कह रहा था कि बीजेपी के अंदर नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन क्या हरियाणा की ड्यूटी आगे और बड़ी होने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का चयन हो सकता है? आप मेरी बात से कितना सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।